हिमालय की गोद में बसा था सूरजवन, एक ऐसा जंगल जो प्रकृति का अनमोल उपहार था। यहाँ की नदियाँ चांदी की तरह चमकती थीं और पेड़ों की घनी छतरियाँ सूरज की किरणों को छानकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बनाती थीं। जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे, रंग बिरंगे तोते, चंचल खरगोश, शांत हिरण और चतुर लोमड़ियाँ। सूरजवन का दिल था महाबरगद, एक विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें धरती को गले लगाती थीं और शाखाएं आकाश को छूती थीं। ये पेड़ केवल जंगल का गौरव ही नहीं था, बल्कि यहाँ के जानवरों की सभा का केंद्र भी था। हर पूर्णिमा की रात जानवर महाबरगद के नीचे इकट्ठा होते, अपनी कहानियां सुनाते और जंगल के नियमों पर विचार विमर्श करते। सूरजवन में एक खास नियम था, हर जानवर को अपनी मेहनत से भोजन कमाना होता था। लेकिन कुछ जानवर जैसे लोमड़ियां इस नियम को अपनी चालाकी से तोड़ने की कोशिश करते थे। ये कहानी उसी चालाकी और बुद्धिमानी के बीच के संघर्ष की है, जिसमें एक कौवा और एक लोमड़ी मुख्य किरदार हैं। सूरजवन में रहता था कालू, एक कौवा जिसकी चमकदार काली पंखें और गहरी आंखें उसे जंगल के सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक बनाती थीं। कालू की तेज नजरें ऐसी थीं कि वो दूर की चीजें भी साफ देख लेता था। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर था। एक बार उसने एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद चुराने की ऐसी तरकीब निकाली थी कि जंगल के सभी जानवर दंग रह गए थे। लेकिन कालू की एक कमजोरी थी, उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। जब कोई उसकी बुद्धिमानी, सुंदरता या उड़ान की तारीफ करता तो वो फूलकर कुप्पा हो जाता और अपनी बुद्धि भूल जाता। जंगल में एक और किरदार थी, ललिता लोमड़ी। ललिता की लाल भूरी पूंछ और चमकीली आंखें उसे सूरजवन की सबसे आकर्षक लोमड़ी बनाती थीं। उसकी मधुर आवाज ऐसी थी कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती थी। ललिता की चालाकी की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। एक बार उसने एक मोर को अपनी पूंछ की तारीफ करके इतना भ्रमित किया था कि मोर ने अपनी सबसे खूबसूरत पंख उसे दे दी थी। लेकिन ललिता का दिल हमेशा खाली रहता था। उसकी चालाकी ने उसे भोजन तो दिलाया, पर जंगल में उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। एक ठंडी सुबह कालू अपने घोंसले से निकला और गांव की ओर उड़ा। गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक बच्चा अपने आंगन में रोटी खा रहा था। बच्चे ने लापरवाही में रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया। कालू की तेज नजरों ने उसे तुरंत देख लिया। वो फुर्ती से नीचे उतरा, रोटी को अपनी चोंच में दबाया और महाबरगद की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। रोटी गर्म थी और उसकी खुशबू कालू के मन को ललचा रही थी। तभी नीचे से ललिता लोमड़ी गुजरी। उसका पेट 2 दिन से खाली था। रोटी की खुशबू ने उसका ध्यान खींचा और उसने कालू को पेड़ पर देख लिया। ललिता ने सोचा, ये रोटी मेरी भूख मिटा सकती है, लेकिन कालू को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। उसने अपनी पूंछ हिलाई, अपनी आंखों में मासूमियत भरी और मधुर आवाज में कहा, अरे कालू जी, नमस्ते। मैंने सुना है कि आप सूरजवन के सबसे बुद्धिमान और सुंदर कौवे हैं। क्या यह सच है? कालू, जो तारीफ सुनकर हमेशा खुश हो जाता था, ने अपनी चोंच थोड़ी ऊंची की और बोला, हाँ ललिता, ऐसा ही कहते हैं जंगल वाले। कालू का दिल खुशी से नाच उठा। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी चोंच खोली और जोर से कांव कांव करने लगा। जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। ललिता ने पलक झपकते ही रोटी पकड़ ली और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कालू जी, आपकी आवाज तो वाकई लाजवाब है, लेकिन ये रोटी मेरे लिए। ये कहकर वो जंगल की ओर भाग गई। कालू उदास होकर महाबरगद की डाल पर बैठा रहा। उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था। उसी समय चिड़िया चिरपर, जो पास की एक टहनी पर बैठी थी, ने उसे सांत्वना दी। कालू, उदास मत हो। ललिता ने मुझे भी एक बार धोखा दिया था, लेकिन गलतियां हमें सिखाती हैं। कालू ने चिरपर की सलाह सुनी और बुद्धिराज उल्लू से मिलने का फैसला किया। सूरज डूब चुका था और सूरजवन में चांदनी बिखर रही थी। कालू महाबरगद की गुफा की ओर उड़ा, जहां बुद्धिराज उल्लू रहता था। बुद्धिराज की पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने कालू को देखा और गहरी आवाज में बोला, कालू, मैंने सुना है कि तुम आज ललिता की चाल में फंस गए। क्या बात है? कालू ने शर्मिंदगी से अपनी कहानी सुनाई। बुद्धिराज ने कहा, बुद्धिमानी का पहला कदम है अपनी कमजोरी को पहचानना। चापलूसी एक जाल है जो तुम्हारे गर्व को पकड़ता है, लेकिन अगर तुम अपने विवेक को जागृत रखो तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। उसने कालू को सलाह दी कि वो 7 दिन तक जंगल के हर जानवर की बातों को ध्यान से सुने और उनकी तारीफों को परखे। कालू ने बुद्धिराज की सलाह पर अमल शुरू किया। अगले दिन वो नदी के किनारे गया
जहां खरगोश चंचल बैठा था। चंचल ने जल्दबाजी में नदी में छलांग लगाकर एक गाजर हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बह गया। कालू ने उसे धैर्य और तर्क की सलाह दी। चंचल ने कहा, तुम ठीक कहते हो कालू, मैं कोशिश करूंगा। कालू ने हिरण शांतिप्रिय से भी मुलाकात की, जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था। शांतिप्रिय ने बताया कि ललिता ने उसे एक बार जादुई घास का लालच देकर धोखा दिया था। कालू ने उसे सलाह दी कि वो हर वादे को परखे। चिरपर्प ने कालू को बताया कि ललिता एक नई चाल की योजना बना रही है। कालू ने मन ही मन ठान लिया कि वो ललिता की चाल को नाकाम करेगा। कालू ने एक योजना बनाई। चिरपर्प ने जंगल में खबर फैलाई कि कालू को एक जादुई बेरी मिली है जो खाने वाले को और चालाक बनाती है। कालू जानता था कि ललिता की लालच उसे इस बेरी के पीछे ले आएगी। ललिता महाबरगद की ओर दौड़ी, जहां कालू एक चमकदार लाल बेरी अपनी चोंच में दबाए बैठा था। उसने फिर से चापलूसी शुरू की। कालू जी, आपकी बुद्धिमानी तो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या आप मुझे अपनी सुरीली आवाज में एक गीत सुनाएंगे? कालू ने बुद्धिराज की सलाह याद की और कहा, ललिता, अगर तुम मुझे अपनी दौड़ दिखाओ तो मैं तुम्हें यह बेरी दे दूंगा। ललिता ने महाबरगद के चारों ओर तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन चिरपर्प ने फुर्ती से बेरी को अपनी चोंच में लिया और उड़ गई। जब ललिता थक कर रुकी तो उसने देखा कि बेरी गायब थी। कालू ने हंसते हुए कहा, ललिता, ये बेरी असली नहीं थी, मैंने तुम्हें तुम्हारी ही चाल में फंसा दिया। ललिता शर्मिंदगी से चली गई। कालू की इस चतुराई की खबर जंगल में फैल गई। चंचल, शांतिप्रिय और अन्य जानवर उसे अब एक नए नजरिए से देखने लगे। कालू ने न केवल अपनी कमजोरी पर काबू पाया था, बल्कि उसने जंगल के अन्य जानवरों को भी सिखाया था कि चालाकी का जवाब बुद्धिमानी से देना चाहिए। पूर्णिमा की रात महाबरगद के नीचे सभा हुई। कालू ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने ललिता की चापलूसी में फंसकर अपनी रोटी गंवाई, लेकिन बुद्धिराज ने मुझे सिखाया कि चापलूसी एक जाल है। मैंने अपनी कमजोरी पर काबू पाया और चिरपर्प और चंचल की मदद से ललिता की चाल को हराया। जानवरों ने तालियां बजाईं। ललिता सभा के एक कोने में खड़ी थी। कालू की बातों ने उसे झंझोड़ दिया। उसने कालू के पास जाकर माफी मांगी। मैंने तुम्हें और शांतिप्रिय को धोखा देने की कोशिश की। मैं अपनी चालाकी से थक गई हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कालू ने बुद्धिराज की सलाह याद की और कहा, ललिता, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। चंचल और शांतिप्रिय ने भी अपनी जीतें साझा की। चंचल ने बताया कि उसने धैर्य से एक गाजर का खेत ढूंढा। चिरपर्प ने एक गीत गाया जो जंगल की एकता का प्रतीक बना। बुद्धिराज ने कहा, कालू ने हमें दिखाया कि गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं। ललिता ने भी साहस दिखाया। अब हम इस जंगल को और मजबूत बनाएं। पूर्णिमा की सभा के बाद सूरज वन में एक नया जोश था। कालू की कहानी ने सभी को प्रेरित किया था। ललिता ने अपनी चालाकी छोड़कर जंगल के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला किया। उसने नदी के किनारे एक बगीचा बनाने की योजना बनाई, जहां फल, सब्जियां और फूल उगाए जाएंगे। कालू, चिरपर्प, चंचल और शांतिप्रिय ने उसका साथ दिया। चिरपर्प ने जंगल में खबर फैलाई, चंचल ने बीज इकट्ठा किए और शांतिप्रिय ने भारी पत्थर हटाए। कालू ने योजना को व्यवस्थित किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद बगीचा आकार लेने लगा। जामुन, गाजर और फूलों की खुशबू जंगल में फैल गई। ललिता की आंखों में अब चमक थी और वो अब चालाकी के लिए नहीं, बल्कि अपने योगदान के लिए जानी जाने लगी थी। एक शाम कालू और ललिता बगीचे में बैठे। ललिता ने कहा, कालू, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोस्ती पा सकती हूँ। कालू ने मुस्कुराकर कहा, ललिता, दोस्ती और ईमानदारी चालाकी से कहीं ज्यादा कीमती हैं। चिरपर्प ने एक गीत गाया और चंचल और शांतिप्रिय ने उपहार भेंट किए। बुद्धिराज ने बगीचे का दौरा किया और कहा, यह बगीचा आपकी बुद्धिमानी, सहयोग और माफी का प्रतीक है। इसे हमेशा हरा भरा रखना। कालू ने जंगल की ओर देखा और कहा, हमारी गलतियां हमारा अतीत थीं, लेकिन हमारा सहयोग हमारा भविष्य है। मीठी बातों के पीछे स्वार्थ हो सकता है। हर स्थिति में सोच समझकर निर्णय लें। गलतियों को स्वीकार करना और बदलना साहस का काम है। एक दूसरे की मदद से और प्रकृति की देखभाल से हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एक व्यक्ति की कहानी पूरे समुदाय को बदल सकती है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी में। धन्यवाद।